नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज क्विज बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला खरसावां से। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत तुलग्राम के जंगलों में एक विशालकाय बाघ की मौजूदगी से स्थानीय ग्रामीणों में भय व्याप्त है। बीते मंगलवार को जंगल में बाघ ने हमला कर एक बैल को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को मवेशी चराने गए एक बच्चे ने अपनी आंखों से देखा था। ग्रामीणों के अनुसार बाघ ने अचानक मवेशियों पर हमला किया, जिससे मवेशी इधर उधर भागने लगे। इस दौरान बाघ ने एक बैल को मार डाला और एक बछड़ा भी लापता है। आशंका जताई जा रही है कि बाघ ने बछड़े को भी अपना शिकार बना लिया है। 12 वर्षीय प्रत्याशदर्शी सुमित अग्रवाल, जो मवेशी चराने गया था, ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से बाघ को बैल पर हमला करते देखा। घटना के बाद सुमित की हालत खराब हो गई है और वो गहरे सदमे में है। वन विभाग के खूंटी क्षेत्र के प्रभारी वनपाल सनातन रवानी ने जंगल में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद क्षेत्र में तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं ताकि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि बाघ द्वारा मारे गए बैल को जंगल में ही छोड़ दिया गया है ताकि उसकी गतिविधियों को समझा जा सके। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग अपने मवेशियों को चराने से भी डर रहे हैं और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि बाघ की गतिविधियों का अध्ययन कर उसे नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। जंगल में बाघ की मौजूदगी और उसके हमले ने वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशासन को इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हम लोग रोज एनी टाइम हम लोग मतलब 365 दिन हम लोग यहाँ गोरू यहीं पर हम लोग का रहते हैं। खाली शाम को घर जाते हैं। ऐसा दिन भी हो जाता है कि कहीं कहीं दिन में बरसात में जंगल में भी रह जाते हैं बैल, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी अचानक आज 40 साल पहले सुना था हम लोग का उतना तो उम्र नहीं हुआ है, लेकिन उम्र में बूढ़ा हमरा था कि 40 साल पहले वहाँ काड़ा पकड़ा था। काड़ा ठीक है, हाँ अभी हो गया। अभी जो बैल इसका कांड हो गया 40 साल 42 साल बाद में हो रहा है। अच्छा, मिला लोग मरा है बैल इसीलिए मालूम है कि हम लोग का एक तो मेरा भैया का लड़का है, वो उसका साथ में आते हैं, पाला लेके जाते हैं। तो पेड़ में उठा था, पेड़ में चढ़ा था, पेड़ में चढ़ के वो पल्हा ले रहा था जो बकरी को खिलाने के लिए। ठीक है। और उधर आगे तरफ दे दिया और पल्हा लेके घर जाएगा बकरी को खिलाने के लिए। वो पेड़ में उठ के कुछ काटा भी नहीं और उधर से दाड़ दाड़ सब बैल 12-14 बैल दौड़ के आ रहा है। क्या करेगा उसमें ये लोग? क्या तो इसका पेड़ के नीचे नीचे पार करके चला गया। ये देखा है खुद कि शेर में ये लोग को दौड़ा के ये किया है। अभी देखिए जो भी अभी बाघ का तो 100% तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पगमार्क देखा गया है उस आधार पर हो सकता है बाघ हो सकता है, तेंदुआ भी हो सकता है। अभी तक हम लोग का कोई विजिबिलिटी अभी तक मिला नहीं है, पक्का सब ये नहीं मिला है। अब हम लोग के उसके लिए विजिबिलिटी के लिए अब ट्रिपिंग किया जा रहा है और जागरूक गाँव वाला सुरक्षा के लिए गाँव का सब आदमी को जागरूकता किया जा रहा है कि यहाँ जंगल अभी ना आए। सुबह को घर से जल्दी ना निकले, रात को भी घर से बाहर ना निकले और घर में रह के सुरक्षित रहिए। अभी तो फिलहाल तो 4 लगाया गया, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो और भी लगाया जा सकता है। ये तो तेंदुआ है। अभी तो जो हम लोग को बगमाल जो मिला है उसके आधार पर तो टाइगर होने का संभावना ज्यादा है। स्वर्णरेखा नदी में नहीं मिला, उसके ऊपर में है जहाँ पर एक गली है वहाँ पर हम लोग मिला। तो जो वो पाँव के निशान के आधार पर बोला जा सकता है कि टाइगर है, लेकिन अभी जब तक विजिबिलिटी नहीं है तब तक हम लोग 100% श्योर नहीं कर सकते हैं। इधर जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़क पर वाहन खड़ी करने वालों से अपील की जा रही है कि वो सड़कों पर गाड़ी न खड़ा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार देर शाम भालगू में एसडीओ शताब्दी मजुमदार और डीटीओ धनंजय ने जुबली पार्क गेट के समीप सड़कों पर गाड़ी लगाने वालों को कड़ी फटकार लगाई और लोगों से अपील की कि वे अपने सड़क पर अपने वाहन ना खड़ी करें। बता दें कि शाम के समय सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भालगू में एसडीओ ने बताया कि इस पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है। कार्रवाई के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना होगा। जहां पार्किंग लिखे वहां अपनी गाड़ी को पार्क करें ताकि सभी को सहूलियत हो। वहाँ भी हम लोग जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस को
समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग अपना ड्यूटी जो है ठीक से करिए और मतलब एफिशिएंटली करिए, ठीक से करिए, वही हर बार समझाते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह का वहाँ का नहीं देखिए, मतलब ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का भी वो काम है, लेकिन बिहेवियरल चेंज भी आना चाहिए लोगों में। मतलब जो यहाँ गाड़ी रैंडमली यहाँ वहाँ सड़कों पे लगा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपने डिजिटल मीडिया या फिर पेपर के माध्यम से आप लोग भी थोड़ा प्रचार प्रसार करिए लोगों में, ताकि बिहेवियरल चेंज आए। जब तक वो नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम लोग मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देंगे। वहीं रांची में रविवार 5 जनवरी से 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता शुरू होगी। इन खेलों का आयोजन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में होगा। रविवार को शाम 4 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को जेईपीसी सभागार में परियोजना निदेशक शशि रंजन ने दी। उन्होंने बताया कि 5 चरणों में होने वाली प्रतियोगिता के लिए टीमें रांची पहुंचने लगी हैं। इसके तहत 5 से 8 जनवरी तक एथलेटिक्स के इवेंट, 11 से 14 जनवरी तक एथलेटिक्स के इवेंट, 17 से 19 जनवरी तक टेनिस, 17 से 20 जनवरी तक साइकिलिंग और 29 जनवरी से 2 फरवरी तक हॉकी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन में शिक्षा विभाग, रांची जिला प्रशासन, खेल विभाग, JSSPS, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी 5 खेलों के खेल संघ, साझा, NCC और अन्य का सहयोग मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीर सेन सोरेन, JOA के शिवेंद्र दुबे सहित अन्य उपस्थित थे। 36 टीम भाग ले रहे हैं, जिसमें जो राज्य देश भर के जो विभिन्न राज्य वहाँ से प्रतिभागी आ रहे हैं। उसके अलावा जो बोर्ड्स होते हैं, जैसे CBSE के, ICSE बोर्ड के, DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इन लोगों के टीम भी भाग लेंगे इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। और आने वाले अन्य इवेंट में जैसे जैसे इवेंट्स की तिथि पास में आएगी, वैसे वैसे जानकारी हम लोगों को मिलती जाएगी कि कहाँ कहाँ किस किस राज्य से और किस किस यूनिट से कितने खिलाड़ी अभी आ रहे हैं। तो अभी एथलेटिक्स अंडर 19 के लिए टोटल करीब 1600 खिलाड़ी आएंगे। इसके अलावा उनके साथ जो कोच रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, वो भी रहेंगे। और 162 अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, करीब मतलब 2000 के आसपास जो है वो प्रतिभागी खिलाड़ी और जो ऑफिशियल कोच वगैरह रहते हैं वो रहेंगे। तो उन लोगों के सबके ठहरने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जो हमारे इस बार होटल्स में हम लोग बच्चों को ठहरा रहे हैं। हमारे जो JCRT में जो एक अच्छा हॉस्टल है, वहाँ पर भी बच्चे ठहरेंगे। उसके अलावा झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, बिल्कुल नए हॉस्टल हैं, तो वहाँ पर भी उनको बच्चे को रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और सारे जो इवेंट्स में अगर मिलाकर देखें तो सभी 5 इवेंट्स में करीब 6000 से ज़्यादा प्रतिभागी पूरे महीने में भाग लेंगे। वो अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग संख्या रहेगी। वहीं पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सर्दी के मौसम में आमजनों को राहत प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर कंबल बांटने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सड़क किनारे रहने वाले गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। JNSC के नगर आयुक्त कृष्णा कुमार, सिटी मैनेजर ज्योति पुंज, सिटी मैनेजर जितेंद्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने ठंड में ठिठुर रहे लोगों को कंबल प्रदान किया। शहर के विभिन्न बाजारों में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें कंबल दिया। साथ ही रैन बसेरों में रात गुजारने को कहा। नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने बताया कि कड़ाके की ठंड होने के कारण जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को राहत पहुंचाई जाए। इसी कड़ी में सरकार द्वारा मिले कंबल को गरीबों के बीच बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक टीम का गठन किया गया है ताकि जो भी गरीब सड़क किनारे रहते हैं, उन्हें अगर अधिक परेशानी हुई तो उन्हें शेल्टर होम में भी शिफ्ट किया जाए। ठंड को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा
कंबल जो हम लोग को प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन को, उसको लेकर के आज पूरा जेएनएससी की टीम जो है सड़क पर वैसे नीडी पर्सन जिनको ठंड के कारण जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, वैसे व्यक्तियों को आज हम लोग जो है घूम करके कंबल वितरण कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग अलाव की भी व्यवस्था किए हैं ताकि ठंड में किसी को दिक्कत ना हो और रोड किनारे रहने वाले लोगों को ठंड से किसी तरह से कारणवश से मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए। इसको लेकर के पूरी टीम जो है वो मुस्तैद है और ख़ास करके हमारा एक रेस्क्यू टीम भी बना हुआ है जो कि रात 11-12 बजे तक भी इन सब चीज़ों पे देखती रहती है कि वैसे व्यक्ति जो ठंड के कारण काँप रहे हैं उनको रेस्क्यू करके नाइट शेल्टर भी ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको पूरी व्यवस्था दी जाती है। आज हम लोग जो है पूरे टीम जो है मार्केट एरिया में हम लोग निकले हैं और लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। 45 प्लेस पे अलाव की व्यवस्था की गई है जहाँ पे लोग जो है शाम 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जो है अलाव का मजा ले रहे हैं। इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था राष्ट्रीय सनातन संगठन और रेड पास रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से आगामी 12 जनवरी को मैराथन फॉर सनातन का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों में सनातन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। ये मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर की होगी, जिसके अंतर्गत टी शर्ट, रिफ्रेशमेंट पैक, प्रमाण पत्र, सरप्राइज रिवॉर्ड्स एवं 3 विजेताओं को नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। सुबह 6 बजे जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप डायमंड पार्क से ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत होगी, जो 5 किलोमीटर के पश्चात पुनः डायमंड पार्क पर पहुंचकर समाप्त होगी। इस मैराथन फॉर सनातन दौड़ में भाग लेने के लिए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में अत्यधिक संख्या में प्रतिभागियों को भाग लेने की अपील आयोजन समिति ने की है। इसकी जानकारी आयोजन समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अब आप हम लोग को बताते रहिए कि क्या कार्यक्रम करने जा रहा है, क्या हो रहा है। हाँ जी, सभी जमशेदपुर वासियों को नमस्कार। हम लोग राष्ट्रीय सनातन संगठन की ओर से ये 12 जनवरी को मोदी पार्क में, डायमंड पार्क में, और ये राष्ट्रीय सनातन संगठन जो एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है, उसकी ओर से रेड पॉज एक सोसाइटी है जो कि एनिमल रेस्क्यू का काम करती है कई सालों से जमशेदपुर में। उनके एसोसिएशन से, सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जो 5 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ है, जो 12 जनवरी को सुबह 6 बजे डायमंड पार्क, मोदी पार्क में, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए किया जा सकता है या फिर स्कैन करके किया जा सकता है और वेबसाइट के थ्रू भी किया जा सकता है। तो 400 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और ये आप कोई भी इसमें टी शर्ट, इसमें स्नैक्स, लाइव म्यूजिक, बैंड सभी की व्यवस्था है और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो मेरा जमशेदपुर के सभी जमशेदपुर वासियों से आग्रह है कि इसमें ज़रूर से ज़रूर भाग लेवें और अपने मित्रों को भी इसमें भाग लेवाएं, क्योंकि ये अपने धर्म संस्कृति के प्रति जागरूकता और एकता का परिचय देने के लिए ये किया जा रहा है। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर भोलाडी के पास शनिवार को सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान ईचागढ़ का रहने वाला 30 वर्षीय युवक दया महतो के रूप में हुई है। उसकी मौत हेलमेट नहीं पहनने होने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की बाइक एक टेम्पो से जा टकराई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात बोलेरो गाड़ी ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और वे अस्पताल पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात बोलेरो वाहन की तलाश जारी है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें किस प्रकार से गठबंधन के साथ मिलकर प्रत्याशियों का चयन एवं जीत सुनिश्चित हो, इस विषय पर विचार विमर्श और मंथन किया गया। बैठक में उपस्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने और सरकार गठन के बाद अब पार्टी का फोकस नगर निकाय के चुनाव पर है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 9 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत है। इन सभी में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की तलाश और चयन के लिए पार्टी के वरीय नेता संबंधित इलाके में कैंप करेंगे और चयन करेंगे। संगठन को मजबूत करने की दिशा में बूथ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का मानना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव का गठबंधन के तहत लड़ा गया था, निकाय चुनाव भी गठबंधन के तहत लड़ा जाए। विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया।
सरकार बन गई। अब नगर निकाय का चुनाव निकट भविष्य में होने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए जो हमारे 9 नगर निगम हैं, 10 नगर परिषद हैं और करीब 19 नगर पंचायत हैं, तो वहाँ पर हम लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे। इधर झारखंड में साइबर क्राइम से निपटने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस को बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बाई फ्लाइट आने जाने की सुविधा दी गई है, जो साइबर क्राइम कंट्रोल और अपराधियों की गिरफ्तारी में सबसे अहम रोल अदा कर रही है, जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव दिख रहा है। वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई तेज की है। वर्ष 2024 के साइबर क्राइम के आंकड़े और अपराधियों की गिरफ्तारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड सामने आए। इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 2118 मोबाइल फोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 अलग अलग बैंकों के पासबुक बरामद हुए हैं। 45 अलग अलग बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 4 पहिया वाहन, 70 अन्य वाहन जब्त किए गए। कुल 8,17,84,714 रुपए नगद बरामद कर जब्त किए गए हैं। 77,20,513 रुपए फ्रीज किए गए। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिबिंब ऐप के सार्थक प्रयोग से 274 कांड सामने आए। इन कांडों में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुल 66.43 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। 3,27,93,077 रुपए पीड़ित को उपलब्ध कराए गए। साइबर क्राइम के खिलाफ झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने के मकसद से झारखंड पुलिस को सरकार ने एक बड़ा तोहफा भी दिया है, जिसका फायदा साइबर क्राइम के खिलाफ मिल रहा है। पहले जहां साइबर क्रिमिनल्स की लोकेशन मिलने के बावजूद क्रिमिनल्स पुलिस की पहुंच से दूर निकल जाते थे, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बाई फ्लाइट आने जाने की सुविधा मिलने से क्रिमिनल्स को समय पर पकड़ना आसान होगा। जब ये अविनाश जी जब होम सेक्रेटरी थे तो मैंने उन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि भाई आप ये साइबर अपराध में इतनी परेशानी अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाते। तो मैंने उनको बताया कि सर ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जहाँ पर अपराधी किसी और राज्य में बैठा होता है, केरला में बैठा है, मध्य प्रदेश में बैठा है, तो उसको लाने ले जाने बहुत समस्या है। क्या समस्या है? तो बोले कि अब ट्रेन से केरला से किसी आदमी को लाना हो रांची तक तो 2 दिन ट्रेन में बिताने पड़ते हैं। और अभी नियम बन गया है कि जब जैसे आप अपराधी को केरला में अरेस्ट करेंगे उसको आप वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको प्रोड्यूस करना है और फिर उसको आपको ट्रांजिट रिमांड लेना है। तो ट्रांजिट रिमांड पे कैदी को लाना, अपराधी को लाना जोखिम भरा काम है, क्योंकि ट्रेन में जब आप ला रहे हैं तो 2 सिपाही रहते हैं साथ में, कहीं भाग जाए, कहीं कूद जाए, कुछ घायल हो जाए, तो तरह तरह के आरोप लगते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या ऐसा संभव है कि हम लोग इन लोगों को फ्लाइट से ला सकें। तो उसमें राज्य सरकार ने, होम सेक्रेटरी ने एक आदेश निर्गत करवा दिया है कि 300 किलोमीटर से अधिक की यदि दूरी है तो आप लोग जो है पुलिस जो है, अब ये सिर्फ कैदी के लिए नहीं है, अगर इन अनुसंधान की आवश्यकता है तो डीजीपी के आदेश प्राप्त करने के बाद दरोगा, इंस्पेक्टर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो भी बाई फ्लाइट ट्रैवल कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये देश का पहला ऐसा अभियान है। तो ये राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला मुख्यालय से परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे जिले के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाई। इस रथ का उद्देश्य जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि सड़क पर होने वाले हादसे को कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया जा सके। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन की अहमियत समझाई जाएगी और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक
सार्वजनिक स्थलों पर सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। पोस्टर वितरण, सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड लगाने और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और सतर्कता बढ़ाना है। ये जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूमेगा और वहां स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। जागरूकता वाहन निकाला गया है जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी आम जनमानस को अवेयरनेस जागरूकता उपलब्ध कराएगा। इसमें हिट एंड रन के केसेस और कहाँ मेडिकल असिस्टेंस दी जा सकती है एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित और डूज एंड डोंट्स क्या है, इस संबंध में जागरूकता फैलाना जो है इस रथ का उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ कि सभी आम जनमानस इस जागरूकता के तहत अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे और सड़क सुरक्षा में हमारी भागीदारी। आदित्यपुर से जयप्रकाश उद्यान में 9 कुंडिया लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ 6 जनवरी को जल यात्रा के साथ होगा। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरा अनुष्ठान तपोमूर्ति त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य यतिराज सुंदर राज स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा। ये महायज्ञ उत्तर वाहिनी खरकई नदी के तट पर 10 सालों से आयोजित होता रहा है। आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। 6 जनवरी सुबह 7 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 3000 महिलाएं, 6 घोड़े, एक रथ पर शिव परिवार के साथ झांकियां रहेंगी जो आकर्षक का केंद्र होगी। उसी दिन संगीतमय सुंदरकांड का पाठ 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा। श्रद्धालुओं को रामकथा सुनाने अयोध्या धाम से जगत गुरु सर्वेश्वराचार्य पधार रहे हैं जो 9 दिनों तक पाठ करेंगे। 7 जनवरी से भागवत कथा स्वामी जी के मुखारविंद से श्रद्धालु भक्तों के लिए आयोजित होगा। प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक भी होगा। 13 जनवरी को यज्ञ स्थल पर गोपालाचारी जी का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। महायज्ञ का समापन 14 जनवरी को अवृत स्नान के साथ विशाल भंडारा के साथ होगा। होते जा रहे हैं। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, यज्ञ एक ऐसा अनुष्ठान में जिसमें सबकी आवश्यकता है। एक कुम्हार की आवश्यकता है जो मिट्टी का पात्र देता है, एक नाई की आवश्यकता है जो बाल मुंडन करता है, एक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है जो मंत्रोच्चारण करता है, एक झाड़ू लगाने वाले की आवश्यकता है वो बेचारा सफाई करता है, राजमिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है जो बेचारा कुंड आदि वेदी बनाता है, एक बर्मा जी होते हैं जो कुम्हार क्या तो जो लकड़ी पे होते हैं कारपेंटर, हाँ उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो कहने के सारे वर्गों को समीकरण करने का, जोड़ने का एक ये साधन है। आज देखा जाए हर श्रीमंत में और एक विपन्न परिवार में, यानी कि धनिक परिवार में एक गरीब परिवार में सामंजस्यता नहीं है, दूरियां बन गई है। हर गरीब एक धनिक व्यक्ति को कोसता है, हर धनिक व्यक्ति एक गरीब के प्रति उनकी भावना बहुत अच्छी नहीं है। तो हम चारों लोग, एक संपन्न व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी, बड़ा व्यक्ति भी, छोटा व्यक्ति भी, अमीर भी, गरीब भी, सब लोग मिल करके एक साथ रहें, आपस में भाईचारे के संबंध के साथ जीवन निर्वहन करें और सबको ये संदेश दें ताकि हम दूर नहीं हैं, सब एक हैं। तो ऐसे मान करके यह किया जाता है। देव पूजा संगति कर्म दान से, जिसमें चारों वर्णों के लोग इकट्ठे हो जाएं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यज्ञ इसलिए किया जाता है ना, ये कहा जाए कि चारों तरफ संदेश जाए, सब में मैसेज जाए, सबको समाचार मिले कि भैया हम सब एकत्रित हैं, एकजुट। इधर जमशेदपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसी को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भुइयाली लकड़ी टाल में महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जैसे जैसे शहर में ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सुबह और रात में ठंड भी बढ़ने लगी है। इसी के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में कंबल का वितरण किया जा रहा है। भाजपा सीताराम डेरा भाजपा मंडल के द्वारा स्लम बस्तियों में सैकड़ों महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया है ताकि वे सब ठंड से बचे और सुरक्षित रहें। बस जैसे आप सभी जान रहे हैं कि अभी ठंड कितना बढ़ते जा रहा है। ठंड की वजह से मासूमों की जान जो है वो जाने की खबरें जो है आजकल मिल रही है। तो हम नहीं चाहते ऐसी खबरें फिर से हमें मिले और हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम बस्तियों में शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पर्सन्स हैं, उन्हें कंबल मिलना चाहिए ताकि वो अपना ठंड से बचाव कर सकें। इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे सीताराम डेरा के मंडल के द्वारा और मिलकर यहाँ पे कंबल का वितरण तमाम बस्तियों में किया जा रहा है।
और बस हम यही जनता से भी कहेंगे कि आप अपना सुरक्षा करके, ठंड से बचाव करके ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ठंड जो है प्रचंड है। और जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 4 दिवसीय नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया। शनिवार को इसका शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें चिन्हित किए गए मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। सोसाइटी के 753वें नेत्र ज्योति महायज्ञ में 1500 से ज्यादा लोगों के नेत्र की जांच की गई। इनमें से चुने गए 300 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण अगले 2 दिनों में किया जाएगा। बता दें कि समाज सेवी और रेड क्रॉस के पैटर्न रहे स्वर्गीय के सिंह की स्मृति में इसका आयोजन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के उपरांत चिकित्सकों ने तमाम मरीजों की जांच की और चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन के लिए उन्हें समय दिया। रेड क्रॉस के मानद सचिव विजय सिंह ने बताया कि नेत्र ज्योति महायज्ञ का समापन 7 जनवरी को होगा। समापन समारोह में राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक वर्ष ये 4 तारीख हमारे पैटर्न स्वर्गीय के सिंह जी के पुण्य स्मृति में ये मेगा आई कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे देश के हर राज्य के कोने कोने से नेत्र रोगी आते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है मोतियाबिंद के चलते या और किसी कारण से। उन सारे लोगों की चिकित्सा की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है और उनकी आंखों की रोशनी लौटाई जाती है। सभी को तमाम सुविधाएं 3-4 दिन तक यहाँ पे कैंप में रहने, खाने, सबकी व्यवस्था, चश्मा, दवा, इवन की पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के बाद भी 1.5 महीने तक की दवा हम लोग देते हैं मरीजों को कि वो 1.5 महीना तक उसको डालें और अपनी आँखों को सुरक्षित रखें। ये लगातार पिछले वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।